नमस्ते छात्रों। तो आज हम 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए एक संयुक्त और एक घटक जो है उसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। वाक्य के भेद, ये जो घटक है 9वीं कक्षा के लिए, 10वीं कक्षा के लिए और 8वीं कक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण घटक है। हिंदी में वाक्य के भेद। तो चलिए हम शुरू करते हैं वाक्य के भेद की जानकारी लेने के लिए। तो छात्र देखिए, वाक्य के भेद समझाने के पहले वाक्य किसे कहते हैं यह जानना बहुत जरूरी होता है। तो छात्रों देखिए, वाक्य की परिभाषा यदि हम करें तो सार्थक शब्द के समूह को वाक्य कहते हैं। यानी जो एक शब्द जो होते हैं, जिन शब्दों को कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, उन अर्थपूर्ण शब्दों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और भाषा की यह एक छोटी इकाई है वाक्य, है ना। तो इस वाक्यों के दो प्रकार के भेद होते हैं। एक प्रकार होता है रचना के अनुसार और दूसरा प्रकार होता है अर्थ के अनुसार। तो रचना के अनुसार वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला भेद होता है सरल वाक्य, दूसरा भेद होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा भेद होता है मिश्र वाक्य। यह रचना के अनुसार वाक्य के तीन भेद होते हैं। उसी प्रकार अर्थ के अनुसार भी वाक्य के 8 भेद यहाँ जाने जाते हैं। जैसे कि अर्थ के अनुसार पहला भेद होता है विधानात्मक वाक्य, दूसरा भेद होता है निषेधात्मक वाक्य, तीसरा भेद होता है आज्ञार्थक वाक्य, चौथा भेद होता है प्रश्नार्थक वाक्य, पांचवा भेद होता है विस्मयादिबोधक वाक्य, छठा भेद होता है इच्छाबोधक वाक्य, सातवां बोध होता है संदेह सूचक वाक्य और आठवां भेद होता है कल्पनार्थक वाक्य। इस प्रकार वाक्य के रचना के अनुसार 3 और अर्थ के अनुसार 8 भेद होते हैं। लेकिन छात्रों आज के इस वीडियो में हम सिर्फ रचना के अनुसार वाक्य के भेद कैसे पहचाने जा सकते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, आपके स्क्रीन पर दिखाई देता होगा कि रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। जैसे कि संक्षेप में मैंने परिभाषाएं और कुछ उदाहरण देने का प्रयास किया है जो कि आपके समझ में आए। तो सरल वाक्य के बारे में हम जब सुनते हैं तो उसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है। जैसे कि यह उदाहरण दिया है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, उसमें एक ही क्रिया है, इसलिए इसे संयुक्त वाक्य साधारण वाक्य कहा जाता है। दूसरे प्रकार का जो वाक्य होता है संयुक्त वाक्य, इस प्रकार के वाक्य में 2 क्रियाएं होती हैं और 2 अलग अलग वाक्य होते हैं और कोई न कोई समुच्चय बोधक वैसे इन दोनों का समुच्चय किया जाता है, यानी इन दोनों को जोड़ा जाता है। जैसे कि यह वाक्य दिया है, बादल आए किंतु पानी नहीं बरसा। बादल आए एक वाक्य है और पानी नहीं बरसा यह दूसरा वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को किंतु इस समुच्चय बोधक अव्यय ने जोड़ा है, इसलिए यह वाक्य छात्रों संयुक्त वाक्य हो गया है ना। आए समझ में। तीसरा प्रकार है मिश्र वाक्य। इस वाक्य में क्या होता है? तो इस वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है, दूसरा उपवाक्य होता है ना। और ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, यानी अवलंबित रहते हैं। जैसे कि जब, तब, जो, सो, है ना। ऐसे शब्द आने वाले वाक्य हमेशा मिश्र वाक्य होते हैं और मिश्र वाक्य में ज्यादातर दोनों वाक्यों के बीच अल्प विराम लगाया जाता है। तो इन्हीं बातों को छात्रों हम एक एक प्रकार लेकर फिर आगे गहराई से देखेंगे। तो पहला प्रकार मैंने अभी बताया था सरल वाक्य यानी साधारण वाक्य।
उसकी परिभाषा मैंने आपको बताई। जिस वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। यहाँ उदाहरण के तौर पर मैंने 3 वाक्य दिए हैं। मुकेश पढ़ता है, इसमें मुकेश एक ही करता है, एक ही करता है और होना ये एक ही क्रिया है, इसलिए यह वाक्य साधारण या सरल वाक्य है। राकेश ने भोजन किया, इस दूसरे वाक्य में भी करता है राकेश और क्रिया है करना, यानी इसलिए यह एक ही वाक्य और एक ही कर्ता होने के कारण यह सरल वाक्य है। तीसरा वाक्य है गीता गाती है, यह भी एक ही वाक्य, गीता करता है और होना क्रिया है, इसलिए यह भी क्या है, सरल वाक्य या साधारण वाक्य है। आए समझ में? अब चलते हैं हम दूसरे प्रकार की ओर। दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। जैसे कि मैंने पहले बताया है आपको, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं, है ना। इसमें 2 वाक्य होते हैं, अलग अलग वाक्य होते हैं, एक दूसरे का कोई संबंध इनमें नहीं रहता और ये 2 वाक्य किसी न किसी संयुक्त वाक्य, किसी न किसी समुच्चय बोधक अवयवों से जोड़े जाते हैं। आए समझ में? जैसे कि यह मैंने उदाहरण दिया है, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। देखिए छात्रों, यहाँ 2 वाक्य हैं। वह सुबह गया यह एक अलग वाक्य है, शाम को लौट आया यह एक अलग वाक्य है, और इन दोनों वाक्यों को और इस समुच्चय बोधक अव्यय ने यहाँ समुचित किया है, जोड़ दिया है, इसलिए यह वाक्य कैसा बन गया, संयुक्त वाक्य बन गया। जैसे कि हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, उसने बालक को बुलाया पर वह नहीं आया। यह वह चाहिए था, यह वहाँ हो गया है। देखिए छात्रों, यहाँ 2 अलग अलग वाक्य हैं। उसने बालक को बुलाया यह एक अलग वाक्य है और वह नहीं आया ये दूसरा अलग वाक्य है, पर इस समुच्चय बोधक अव्यय ने यहाँ जोड़ा है, इसलिए यह वाक्य संयुक्त वाक्य बनता है। तीसरा उदाहरण जैसे कि हम देखते हैं, यहाँ भी तुम्हें केवल यही कष्ट है या दूसरा भी कोई कष्ट है। यहाँ भी स्वतंत्र 2 वाक्य है छात्रों, तुम्हें केवल यह कष्ट है यह एक वाक्य है और दूसरा भी कोई कष्ट यह दूसरा वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को या इस समुच्चय बोधक अव्यय ने जोड़ा है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य बनता है। तो आपको मुझे लगता है यह समझ में आया होगा। तीसरा प्रकार है छात्रों मिश्र वाक्य। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इस वाक्य में 2 वाक्य होते हैं और एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। इसकी परिभाषा अगर हम करें तो इस प्रकार हो सकती है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा उसके अधीन एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। हम मिश्र वाक्य किसे कहेंगे? इसमें 2 वाक्य होंगे, उसमें से एक वाक्य प्रधान होगा और दूसरा वाक्य गौण होगा यानी उपवाक्य होगा, और एक वाक्य दूसरे वाक्यों से संबंधित होगा यानी आश्रित होगा। एक वाक्य का अर्थ दूसरे वाक्य के पढ़ने के बगैर हमारे समझ में नहीं आएगा। इस प्रकार एक दूसरे के लिए आश्रित होने वाले जो वाक्य होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। उसके उदाहरण देखिए छात्रों। पहला उदाहरण है, जब मैं घर से निकला तब वर्षा हो रही थी, है ना। जब मैं घर से निकला तब वर्षा हो रही थी, है ना। वर्षा कब हो रही थी? जब मैं घर से निकला था, है ना। यानी ये वाक्य एक दूसरे पर आश्रित है, इसलिए मिश्र वाक्य है। यदि तुम जाओगे तो हम भी चलेंगे, यह 2 वाक्य। यदि तुम जाओगे हम भी चलेंगे, है ना। हम कब चलेंगे? यदि तुम आओगे तब, तो हम चलेंगे मुख्य वाक्य है, यदि तुम जाओगे यह आश्रित उसका वाक्य है, एक दूसरे पर अर्थ आधारित रहता है, इसलिए यह वाक्य मिश्र वाक्य है। वह काम हो गया है जिसने करने के लिए आपने कहा था, है ना। कौन सा काम हो गया है?
काम हो गया, ये मुख्य वाक्य है। इसे करने के लिए आपने कहा था, उपवाक्य है ना। और यह वाक्य एक दूसरे के आधार पर आश्रित होने के कारण यह वाक्य कैसे हैं, तो यह वाक्य मिश्र वाक्य है ना। तो संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में क्या फर्क होता है? आप तो कहेगी कि यहाँ भी दो वाक्य है, मिश्र वाक्य में भी दो वाक्य है, हमें लेकिन पहचानना कैसा है, यह संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है? उसमें जो फर्क होता है वो मैं आपको फिर से एक बार दोहराता हूँ। देखिए, संयुक्त वाक्य है, श्याम पाठ पढ़ता है और संकेत सुनता है। श्याम एक लड़का है और संकेत दूसरा लड़का है। श्याम पाठ पढ़ता है, संकेत सुनता है। संकेत के सुनने का और श्याम के पढ़ने का कोई संबंध नहीं है। और यहाँ और जो शब्द है यह क्या है? और यह समुच्चय बोधक अव्यय यहाँ आया है दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, इसलिए क्या है? संयुक्त वाक्य है। दूसरे मिश्र वाक्य का उदाहरण देखिए। संतरी को जैसा कहा गया था स्वल्प विराम, उसने वैसा ही किया। जिस प्रकार संतरी को कहा गया था वैसा ही उसने काम किया है। संतरी को जैसा कहा गया था इस वाक्य पर उसने वैसा ही आश्रित वाक्य है, गौण वाक्य है। और यहाँ बीच में स्वल्प विराम आया है, इसलिए यह वाक्य कैसा है? मिश्र वाक्य है। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में इसकी कोई गलती पहचानने में नहीं करनी है छात्रों, ध्यान में रखना है। संयुक्त वाक्य का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रहता और दोनों वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा जाता है। मिश्र वाक्य में ध्यान रखना है, पहले वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से होता है और वहाँ स्वल्प विराम बीच में ज़्यादातर आता है, कभी कभी नहीं आता तो भी मिश्र वाक्य होता है। हमेशा हर एक वाक्य में स्वल्प विराम आएगा, ये ऐसी बात नहीं है। दो वाक्य एक दूसरे पर आश्रित हो गए, दोनों वाक्यों का एक दूसरे के साथ संबंध होगा तो हमें पहचानना है ये वाक्य कैसा है? मिश्र वाक्य है। जैसे कि मैं कुछ उदाहरण आपको अधिक समझाने के लिए यहाँ दे देता हूँ। देखिए, पहला उदाहरण आपके स्क्रीन पर दिखाई दिया होगा। भारतीय चरित्र के पवित्र होते हैं। यह एक ही करता है, एक ही क्रिया है, इसलिए यह क्या है? सरल वाक्य है ना। आता है ना समझ में? देखिए दूसरा वाक्य, डॉल्फिन मछलियां छोटी थी पर बच्चों को आनंद आया, है ना। देखिए दो वाक्य है, डॉल्फिन मछलियां छोटी थी एक वाक्य है, बच्चों को आनंद आया दूसरा वाक्य है ना। और ये दोनों वाक्य पर इस समुच्चय बोधक अव्यय ने जोड़े हुए हैं, इसलिए ये संयुक्त वाक्य बन गया। देखिए तीसरा वाक्य, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। करीने से नहीं, ठीक तरह से, है ना। कौन ठीक करीने से आए? उमा, है ना। यानी पहले वाक्य से दूसरा वाक्य क्या है? आश्रित है। एक प्रधान वाक्य है और दूसरा गौण वाक्य है, इसलिए यह वाक्य कौन सा बन गया? तो यह वाक्य बन गया मिश्र वाक्य। आए समझ में? देखिए चौथा उदाहरण, मैंने कोई पाप नहीं किया और न ही कोई चोरी की है ना। ये दो अलग अलग वाक्य है, समुच्चय बोधक अव्यय ने जोड़े हैं और इसलिए संयुक्त वाक्य बन गए। पांचवा वाक्य देखिए, किसी लड़के को पुरस्कार मिला था। किसी लड़के को पुरस्कार मिला था, इसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होने के नाते यह सरल वाक्य हो गया। सही है ना। देखिए छठा वाक्य, मजदूरों ने गड्ढा खोदा और घर चले गए, है ना। ये दो अलग अलग वाक्य हैं। मजदूरों ने गड्ढा खोदा एक वाक्य है, घर चल गए दूसरा वाक्य है। और इस समुच्चय बोधक अव्यय ने जोड़े हुए हैं, इसलिए यह कौन सा अव्यय बन गया? संयुक्त वाक्य, है ना। सातवां वाक्य देखिए, बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है। ये भी दो अलग वाक्य और शब्द ने जोड़े, समुच्चय बोधक अव्यय ने जोड़े हुए हैं, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। आठवां उदाहरण देखिए, हमने गहने पहनने छोड़ दिए थे। साधारण वाक्य है, एक ही कर्ता और एक ही क्रिया, समझ में आया होगा। नौवां वाक्य है, उन्होंने रसोई घर की पीपीआर टटोली जो खोली थी, है ना।
देखिए एक दूसरे पर आश्रित वाक्य है, एक प्रधान वाक्य और एक गौण वाक्य है और दोनों के बीच स्वल्प विराम आया है, इसलिए ये वाक्य कौन सा बनेगा? कौन सा बनेगा? मिश्र वाक्य। इस प्रकार क्या होता है? स्थित वाक्य के रचना के अनुसार 3 भेद होते हैं। 10वीं कक्षा के लिए और 9वीं कक्षा के लिए वाक्य के प्रकार के आधार पर 2 प्रश्न आते हैं छात्रों, जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 10वीं कक्षा का प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 4 में से 10वां आंकड़ा होता है, उनमें से एक होता है निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए, उसके लिए 1 अंक होता है ना। यहाँ दिया है प्रश्न देखो, काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ। और प्रश्न 4.10 में दूसरा आंकड़ा होता है निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए, है ना। देखिए तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, इसका ज्ञार्थक वाक्य बनाना है, मानो इतना ही बोल सके, इसका प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है। इस अर्थ के अनुसार वेदों को हम अगली वीडियो में देखेंगे छात्रों। हमें यह देखना है रचना के आधार पर, लेकिन प्रश्न किस प्रकार आता है यह बताने के लिए मैंने आपको यह प्रश्न का स्वरूप यह बताया है। तो देखिए इसमें पहला जो था, काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ, इसका प्रकार है छात्रों मिश्र वाक्य, क्योंकि ये एक दूसरे के आधार पर आश्रित हैं, है ना। तो मुझे लगता है आपको इस रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार समझ में आए होंगे, कोई दिक्कत अब नहीं आएगी, और आई तो आप मुझे फोन पर बता सकते हैं। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद।